स्वागत है। आज हमारे सामने 24 अगस्त 2025 के पंचांग और राशिफल से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं, तो आज इसी का थोड़ा बारीकी से जायजा लेते हैं। जी हाँ, नमस्ते। देखते हैं कि ये स्रोत इस खास दिन के बारे में क्या बताता है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि समझें भाई इस दिन के ज्योतिष और समय से जुड़े पहलू क्या हैं और जो राशियां दी गई हैं उनके लिए क्या संकेत हैं इस स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल, जैसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि इस दिन की अपनी एक वाइब या अहमियत क्या हो सकती है ना? सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है उसमें पंचांग का पूरा ब्यौरा है और सभी 12 राशियों का राशिफल भी। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि तिथि, नक्षत्र, योग ये सब मिलकर दिन को कैसे शक्ल देते हैं, कम से कम इस स्रोत के नजरिए से। बिल्कुल। तो इन पंचांग के हिस्सों के महत्व पर आपके शुरुआती ख्याल क्या है? क्या खास है इस स्रोत में? पंचांग का मतलब ही है 5 अंग, तिथि, वार जो यहाँ रविवार दिया है, नक्षत्र, योग और करण। हाँ, ये 5 चीजें। तो इस सिस्टम में होता क्या है कि ये पांचों मिलकर ही किसी दिन का मिजाज, उसकी लय तय करते हैं। हर दिन इनका एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। और वही कॉम्बिनेशन उस दिन को खास बनाता है। तो ये स्रोत हमें 24 अगस्त 2025 के इसी यूनिक मिक्स की जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो इसे और गहराई से देखते हैं। पंचांग के खास ब्यूरो पर आते हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। जानकारी कहती है कि तिथि दोपहर 12:58 बजे दशमी से एकादशी में बदल जाती है। हाँ, ये नोट करने वाली बात है। स्रोत इस बदलाव का समय इतने सटीक ढंग से बता रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि इस जानकारी के हिसाब से दिन 2 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, शायद ऊर्जा के लिहाज से? ये एक बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल, स्रोत का ठीक 12:58 का समय बताना ये साफ करता है कि दिन का पहला हिस्सा मतलब दोपहर 12:45 तक वो दशमी तिथि के प्रभाव में है। अच्छा। और उसके ठीक बाद एकादशी तिथि का असर शुरू हो जाता है। अब देखिए, पारंपरिक पंचांगों में दशमी और एकादशी दोनों की अपनी जगह है, अपने मायने हैं। तो इस स्रोत के हिसाब से देखें तो दिन के बीच में ये बदलाव ऊर्जा में एक खास मोड़ का इशारा हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दोपहर से पहले के कामों का माहौल और उसके बाद के कामों का माहौल थोड़ा अलग महसूस हो। Okay. ये स्रोत सीधे तौर पर अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, पर एक बदलाव की निशानदेही जरूर कर रहा है। और सिर्फ तिथि ही नहीं, नक्षत्र भी बदल रहा है। जानकारी कहती है कि शाम 4:22 पर नक्षत्र आर्द्रा से पुनर्वसु हो जाता है। हाँ, एक और बदलाव। अब ये स्रोत हमें आर्द्रा या पुनर्वसु का मतलब तो नहीं समझा रहा, लेकिन शाम को ठीक 4:22 पर इस बदलाव का जिक्र करना, क्या ये स्रोत इशारा कर रहा है कि दिन ढलने के साथ माहौल में कोई खास तब्दीली आ सकती है? बिल्कुल। नक्षत्र का बदलना भी दिन के अनुभव को शक्ल देने वाला एक और अहम पहलू है, जैसा ये जानकारी हमें बता रही है। शाम 4:22 तक आर्द्रा नक्षत्र है और फिर पुनर्वसु। जैसा आपने कहा, स्रोत इनके गुणों का बखान नहीं कर रहा, पर वो इस बदलाव के होने और उसके सटीक समय पर जोर दे रहा है। शाम का वक्त होने की वजह से ये मुमकिन है कि ये बदलाव दिन ढलने के साथ सोच, मिजाज या बाहरी माहौल में एक तरह के फर्क का संकेत हो। शायद हल्का सा ही हो। हाँ, शायद बहुत हल्का सा हो, लेकिन जानकारी से दर्ज करने लायक समझती है। ये दिखाता है कि इस व्यवस्था में इन बदलावों को कितना महत्व दिया जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि योग और करण में भी सुबह के वक्त ही बदलाव हो रहे हैं। योग शुक्ल से ब्रह्म में सुबह 11:15 बजे बदल रहा है। हाँ, वो भी है। और करण भव से बालव में सुबह 11:10 बजे। इतने सारे बदलाव और ज्यादातर दोपहर से पहले। ऐसा लगता है जैसे स्रोत सुबह के वक्त को काफी गतिशील या प्रवाहमान दिखा रहा है। ये पैटर्न वाकई ध्यान देने लायक है। कई अहम बदलाव दिन के पहले हिस्से में हो रहे हैं। करण सुबह 11:10 बजे, योग 11:15 बजे और फिर तिथि दोपहर 12:58 बजे। हाँ, बिल्कुल। ये सब मिलकर इस स्रोत के अनुसार ये तस्वीर बनाते हैं कि सुबह की ऊर्जा और दोपहर बाद की ऊर्जा में एक साफ फर्क महसूस हो सकता है। शुक्ल योग और भव करण वाली सुबह की लय शायद ब्रह्म योग और बालव करण वाली दोपहर की लय से अलग हो। ओके। और स्रोत आगे ये भी बताता है कि चंद्रमा शाम तक मिथुन राशि में है और फिर कर्क राशि में चला जाता है। अच्छा, चंद्रमा का गोचर भी है? हाँ, ये एक और परत जोड़ता है। राशि का बदलना भी खासकर शाम के वक्त मूड या ध्यान के केंद्र में बदलाव ला सकता है। तो ये सारे तत्व तिथि, नक्षत्र, योग, करण और चंद्रमा की राशि मिलकर एक ऐसे दिन की कहानी कह रहे हैं जो स्थिर नहीं है। हाँ, ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की ऊर्जाएं या संभावनाएं सामने आ सकती हैं। समझ गया। जानकारी में संवत वर्षों का भी जिक्र है। विक्रम 2082 और शक 1947 और मास पक्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष बताया गया है। ये बड़े समय के पैमाने हैं। जी हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो ये जानना कि ये दिन भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष का हिस्सा है, इस खास दिन को समझने में कैसे मदद करता है इस स्रोत के हिसाब से? ये जानकारी इस खास दिन को एक बड़े पारंपरिक कैलेंडर के नक्शे पर रख देती है। विक्रम संवत और शक संवत ये भारत की 2 मुख्य कैलेंडर प्रणालियां हैं। हाँ। और भाद्रपद मास और कृष्ण पक्ष का जिक्र हमें साल के उस खास 15 दिनों के चक्र यानी पक्ष के बारे में बताता है जिसमें ये दिन आ रहा है। अच्छा। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि ये दिन अकेला नहीं है, बल्कि एक बड़े समय के बहाव का हिस्सा है, जिसका अपना एक संदर्भ है, एक इतिहास है। राइट। साथ ही स्रोत में सूर्योदय 5:52 और सूर्यास्त 18:47 का समय भी दिया गया है। ये प्रैक्टिकल जानकारी है। दिन कितना लंबा है, कब क्या काम हो सकता है, इसमें मदद करती है। समझ गया। तो पंचांग के स्तर पर दिन में काफी कह सकते हैं उतार चढ़ाव या बदलाव दिख रहे हैं, खासकर दोपहर तक। हाँ। क्या यही रुझान हमें राशिफल वाले हिस्से में भी देखने को मिलता है या वहां तस्वीर कुछ और है? चलिए अब राशिफल पर ध्यान देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हम पंचांग के बताए दिन के ढांचे से अलग अलग राशियों पर उसके संभावित असर को देखते हैं, जैसा कि स्रोत में दिया गया है। अच्छा, तो इसमें सभी 12 राशियों के लिए कुछ बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए मेष राशि के लिए कामों में कामयाबी की बात है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए खर्च बढ़ने का अंदेशा जताया गया है और कन्या राशि के छात्रों के लिए दिन अच्छा बताया गया है। ये तो काफी अलग अलग बातें हैं। हाँ है तो। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए थोड़ी चुनौती, किसी खास समूह जैसे छात्रों के लिए सलाह। इस स्रोत के आधार पर इन भविष्यवाणियों को कैसे समझा जाए?
क्या ये पत्थर की लकीरें हैं? स्रोत ये तो बताता नहीं कि ये नतीजे कैसे निकाले गए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इन्हें दिन की भविष्यवाणियों की तरह पेश करता है हर राशि के लिए। जैसा आपने कहा, स्रोत ये नहीं बताता कि ये निष्कर्ष कैसे निकले। राइट। आमतौर पर इस तरह की जानकारी में ये उस दिन विशेष के ग्रहों की स्थिति, जैसा राशिफल से अंदाजा लगता है, उसके आधार पर उभरने वाली सामान्य प्रवृत्तियां या संभावनाएं होती हैं। अच्छा, मतलब जनरल ट्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इन्हें तयशुदा घटनाओं के बजाय संभावित झुकाव, मौके या चुनौतियों के संकेत के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा। एक तरह से गाइडलाइंस हो सकती हैं कि किस पहलू पर ज्यादा ध्यान दें या कहाँ थोड़ी सावधानी बरतें। ओके। इन्हें पत्थर की लकीर मानना शायद स्रोत का इरादा भी नहीं है। जब हम सारी राशियों पर नजर डालते हैं तो क्या कोई आम रुझान या थीम उभरता हुआ दिखता है? हाँ, ये बात गौर करने लायक है। अगर हम स्रोत में दी गई सभी 12 राशियों की भविष्यवाणियों को देखें तो एक आम सकारात्मक झुकाव जरूर नजर आता है। अच्छा, कैसे? देखिए, मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 8 राशियों के लिए किसी न किसी रूप में सफलता, धन लाभ, अच्छे रिश्ते, तरक्की या भाग्य के साथ का जिक्र है। 8 राशियों के लिए। हाँ, और कर्क के लिए नए मौके और कन्या के लिए लाभ की संभावना बताई गई है। सिर्फ मिथुन को सेहत पर ध्यान देने और सिंह को बढ़ते खर्चों से सावधान रहने को कहा गया है। तो मतलब 12 में से 10 के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव है। हाँ, कमोबेश सकारात्मक या संभावनाओं से भरा बताया गया है। ये दिलचस्प है। ये वाकई दिलचस्प है कि ज्यादातर राशियों के लिए रुझान सकारात्मक है। क्या पंचांग के उन पहलुओं से जिनकी हमने चर्चा की, जैसे दोपहर बाद एकादशी का आना या सुबह ब्रह्म योग का शुरू होना, इस आम सकारात्मकता का कोई कनेक्शन बनता है स्रोत के नजरिए से? ये एक अच्छा सवाल है। हाँ। मतलब क्या ये तत्व मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसे स्रोत ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा मान रहा हो? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ऐसा कोई कनेक्शन बताता तो नहीं है। जैसे ये नहीं कहता कि ब्रह्म योग की वजह से वृषभ राशि को धन लाभ होगा। नहीं, वो तो नहीं कहता। हाँ, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे दोपहर 12:30 बजे एकादशी तिथि का शुरू होना, जिसे पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। हाँ, एकादशी को शुभ मानते हैं। तो शायद वो दिन के दूसरे हिस्से में एक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो, जो कई राशियों के राशिफल में झलक रहा हो। या फिर सुबह 11:15 से ब्रह्म योग का आना, जिसे भी अक्सर अच्छा माना जाता है। ओके। वो दिन के माहौल को बेहतर बनाने वाला तत्व हो सकता है। ये सिर्फ एक संभावना है जो स्रोत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करती है। स्रोत खुद ऐसी व्याख्या नहीं देता, पर हाँ, ये सोचने का एक तरीका हो सकता है कि क्यों ज्यादातर राशियों के लिए सकारात्मक संकेत है। और यह हमें स्रोत की आखिरी और शायद सबसे अहम बात पर लाता है। जानकारी खास तौर पर यह कहती है कि आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों और दान पुण्य के लिए शुभ है। ये एक सीधी और स्पष्ट सलाह है। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है। हमने पंचांग और राशिफल की बात की, अब ये सलाह इन सब के ऊपर कैसे फिट होती है, इसका क्या कनेक्शन है? ये एक तरह से पूरे दिन के विश्लेषण का निचोड़ है, जैसा स्रोत देखता है। इसे अगर हम पंचांग के तत्वों से जोड़ने की कोशिश करें तो सबसे मजबूत कड़ी दोपहर में एकादशी तिथि का शुरू होना ही लगती है। अच्छा, फिर से एकादशी। हाँ, पारंपरिक मान्यताओं में एकादशी का दिन व्रत, पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए खास माना जाता है। तो स्रोत का दोपहर 12:30-58 बजे एकादशी शुरू होने का जिक्र करना और फिर आखिर में ये कहना कि दिन आध्यात्मिक कामों और दान के लिए शुभ है, ये दोनों बातें आपस में जुड़ती हुई लगती हैं। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। जी। ऐसा लगता है कि स्रोत के लिए एकादशी का प्रभाव ही इस दिन को इन खास कामों के लिए उपयुक्त बनाता है। हो सकता है दिन के अन्य तत्व जैसे योग या नक्षत्र भी इसमें सहायक हो, पर एकादशी का कनेक्शन सबसे साफ नजर आता है। ठीक है। और ये जोर देना जरूरी है कि ये व्याख्या सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पर आधारित है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने 24 अगस्त 2025 के लिए दिए गए स्रोत का जायजा लिया। हमने देखा कि पंचांग के लिहाज से ये दिन काफी डायनामिक है, गतिशील है। हाँ, काफी कुछ हो रहा है, जिसमें दिन के अलग अलग पड़ावों पर अहम बदलाव हो रहे हैं। तिथि दोपहर में दशमी से एकादशी हो रही है। नक्षत्र शाम को आर्द्रा से पुनर्वसु में बदल रहा है। योग और करण में भी सुबह बदलाव है। चंद्रमा भी शाम को राशि बदल रहा है। जी राशिफल वाले हिस्से ने अलग अलग राशियों के लिए मिलीजुली पर ज्यादातर सकारात्मक संभावनाएं बताई। हाँ, ज्यादातर पॉजिटिव। और आखिर में स्रोत ने इस दिन को खास तौर पर आध्यात्मिक कामों और दान पुण्य के लिए अच्छा बताया, जिसका संभावित लिंक हमें दोपहर में शुरू हो रही एकादशी तिथि से मिला। बिल्कुल सही। ये स्रोत हमें दिखाता है कि एक पारंपरिक व्यवस्था समय को कैसे देखती है, सिर्फ घंटों और मिनटों के पैमाने पर नहीं, बल्कि अलग अलग खगोलीय और गणना वाले तत्वों के मेल के रूप में, जो दिन की क्वालिटी, उसके मिजाज या संभावित असर को तय करते हैं। ये समय को महसूस करने और उसके साथ तालमेल बिठाने का एक खास, कह सकते हैं, सांस्कृतिक नजरिया पेश करता है। सही। एक तरह का ढांचा देता है जिसके जरिए लोग अपने दिन की योजना बना सकते हैं या उसकी लय को समझ सकते हैं, कम से कम इस स्रोत को मानने वाले। और ये मुझे एक आखिरी ख्याल पर सोचने को मजबूर करता है। स्रोत जिस सटीकता से, जिस प्रिसिजन से इन बदलावों का समय बताता है, जैसे तिथि का ठीक 12:45 पर बदलना या नक्षत्र का ठीक 4:22 पर बदलना, हाँ, वो टाइमिंग बहुत स्पेसिफिक है। ये वाकई ध्यान खींचता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि दोपहर या शाम को कुछ बदलेगा, बल्कि ये खास पल की निशानदेही करता है। बिल्कुल। इससे ये सोचने का मन करता है कि जो लोग इन पारंपरिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, वे शायद अपने दिन के बहाव को भी इसी तरह महसूस करते होंगे, जैसे समय कोई सीधी सपाट रेखा नहीं, बल्कि एक ऐसी धारा है जिसमें खास मोड़ों पर इन बताए गए पलों में ऊर्जा या संभावनाओं में हल्के या गहरे बदलाव आते हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है। ये समय की एक बहुत ही सूक्ष्म, गतिशील और शायद जीती जागती तस्वीर पेश करता है।